नमस्कार फ्रेंड्स। ANIT जमशेदपुर में 5 दिवसीय वर्कशॉप का आज समापन दिन AMPTIC 2022 5 दिन का वर्कशॉप एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही व्यापक पैमाने पे एक विजन रखकर की गई थी। और इसका एक उद्देश्य था कि जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे मेट्रोलॉजिकल मिनरल्स हैं, जो हमारी धरती के गर्भ से निकलने वाले मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स जो हमारे पूरे देश को या पूरे दुनिया को जो बनाती है, जो मैंने उस दुनिया को पूरा एक क्रिएट करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या फिर उसके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए या किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरत वाली मिनरल्स होती हैं, वो सब का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके। आपको पता होगा कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसकी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन से पहले हमें इतना विकसित हो जाना है और एक ऐसा कुछ सेकंड लाइन रिसोर्स तैयार कर लेना है जिससे कि हमारी उसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और जो उसमें वैरायटीज़ हैं ABCD, वो सारे वैरायटीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए तकनीक कैसे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर क्या विधा अपनाई जाए, क्या टेक्नोलॉजी अपनाई जाए कि जिससे कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। चाहे आयरन हो, तांबा हो या फिर एल्युमिनियम हो, एस्क हो या कोई भी पदार्थ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूटिलाइज हो सके। तो हमारे पास HOD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट NIT रंजीत प्रसाद सर हैं। तो सर से मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये 5 दिवसीय जो वर्कशॉप था, ये वर्कशॉप में क्या क्या अमूमन मुख्य बातें थी जो हुई और इसमें आपका विभाग या आपने क्या विज़न रखा था और उस विज़न में कितना आपको सफलता मिली। 5 दिन का जो मुख्य बातें हैं वो रीना जी बताएंगी, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं जी कि आज जो पूरे 5 दिनों के डिस्कशन और जो अलग अलग क्षेत्र से लोग आए जी, तो सबसे बड़ा इसका विशेषता था कि इंडस्ट्री से भी लोग थे, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी थे और जो अपने फील्ड में काम किए हैं ऐसे लोग थे जी। आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे बिमलेंद्र झा जी, वो जिंदल स्टील एंड पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर जी, उन्होंने एक विज़न दिया जो बहुत ही आने वाले फ्यूचर की ओर जो प्रतिभागी थे और दुनिया को इशारा दिया। जी, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला चीज़ आज है तो पानी है। जी, पानी के बाद दूसरा जो है सीमेंट है और तीसरा स्टील है। जी, अब अगर हम स्टील पर जाते हैं तो बनाने के लिए हमको लोहा ऐस चाहिए और कोयला चाहिए। तो ये जो वर्कशॉप था हमारा लोहा और कोयला, लोहा पत्थर और कोयला, तो इसका जो दोस्ती है लोहा पत्थर और कोयला का, ये बहुत पुराने समय से है। हम लोग भारत में सबसे पहले जो लोहा हम लोग बनाए थे, जो सबसे पहला तलवार बनता था वो भारत में बनता था। हम लोग उससे बहुत समृद्ध रहे और आज भी आगे बढ़ रहे हैं। बीच के क्रम में कुछ दिक्कत थी, लेकिन आज फिर से हम उस नए दिशा में जाना शुरू किए हैं। वो कैसे कि अगर हमको कोयला, पूरा दुनिया का कहना है कि कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वातावरण को दूषित करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रदूषण का मेन कारक है। और सीमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से सीमेंट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ही है। लोहा में बिना कोयला का वो गलेगा नहीं, तो इसके लिए फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लोहा को क्या दूसरे रूट से बनाया जा सकता है। एक दूसरा रूट है हाइड्रोजन से लोहा बनाना, मतलब हाइड्रोजन से लोहा को रिड्यूस करना। तो ये रिसर्च लेवल पे था, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि अंगुल में जो जिंदल का प्लांट है वो इस पद्धति से लोहा बनाना शुरू कर चुका है जो, और अभी वो यहाँ एग्जिस्टिंग में है कि हम उस प्रकार से एक अलग रूट से हम लोहा बना रहे हैं, लोहा पत्थर से। लेकिन अब दूसरा बात है कि जब हम लोहा बनाते हैं तो स्लैग मिलता है और वो स्लैग फिर सीमेंट बनाने के काम में आता है। अभी अगर हम लोहा दूसरे पद्धति से बनाएंगे तो स्लैग नहीं मिलेगा, फिर हमको सीमेंट की आवश्यकता होगी, तो फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो है चूना पत्थर उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो हमको एक ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा जो एक का वेस्ट दूसरे के लिए रिसोर्स हो जाए, उसका वेस्ट तीसरे के लिए रिसोर्स हो जाए और एक पूरा वो चेन बनाए। और वो जो पूरा चेन बनाए
तो ऐसे जो डिफरेंट डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और जिस पर दुनिया में कई लोगों ने काम शुरू किया है और भारत में भी जिंदल ने उस पर काम शुरू किया है, और बाकी जो अभी स्टूडेंट सबको जो वो दिशा गया, तो अब स्टूडेंट्स भी उस दिशा में सोचना शुरू करेंगे। जी रंजीत सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जीरो वेस्ट। मतलब जीरो वेस्ट हो, मतलब एक जो वस्तु है, एक किसी चीज़ मिनरल्स का हम प्रयोग करें तो उसका वेस्ट दूसरे के लिए रिसोर्स बन जाए, वो उसका तीसरे के लिए बन जाए, तो जीरो वेस्ट फार्मूला पे काम हम लोग कर रहे हैं। तो जीरो वेस्ट फार्मूला पे एक हमारी जो तकनीक है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एनआईटी के पास है, आईआईटी के पास है, ये पूरे भारतवर्ष के पास आपके विभाग और डिपार्टमेंट के पास है, तो सर उसमें हम लोग कितना सक्षम है, और क्या लगता है कि हम लोग अगर इसी तरह रिसर्च और आप जैसे वर्कशॉप जो आपने ऑर्गेनाइज किया, ये बहुत महत्वपूर्ण था, अगर इसी तरह हम लोग करते रहें तो कितने दिनों में हम लोग जीरो वेस्ट पे पहुंच जाएंगे और एकदम सारा सिस्टम ऑटोमाइज हो जाएगा? नहीं, ये सिस्टम चालू हो गया है जी चालू इसलिए हो गया कि जैसे मैं बहुत सिंपल उदाहरण दे के बोले कि हमको टाटा से रांची जाना है तो बस है, रांची से चाईबासा के लिए भी बस है, और चाईबासा से टाटा के लिए भी बस है। तो ये जो 3 डॉट्स हैं, टाटा, रांची और चाईबासा, अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो एक सर्कल पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से आयरन का जो वेस्ट है वो सीमेंट के लिए उपयोग हो रहा है, और अगर हम उसको कोयला का जो है, अगर हम डायरेक्ट वो DRI प्रोसेस में जाएं, डायरेक्ट रिडक्शन बोलते हैं, तो उसमें अगर जाएं तो उसमें से कोयला का गैस बनता है, उसको कोल गैस बोलते हैं, गैसिफिकेशन, उसको करके अगर हम आयरन को रिड्यूस करते हैं तो निश्चित रूप से उससे प्रदूषण भी कम होता है। और ये टेक्नोलॉजी दोनों उपलब्ध है, लेकिन अब उसको जोड़ना है आपस में। उसी प्रकार से सीमेंट हम स्लैग से बना रहे हैं, लेकिन अब ये इंटीग्रेटेड प्लांट बनना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लांट बनने जो अब कई लोगों ने शुरू किया है, टाटा स्टील ने भी शुरू किया है, रुंगटा ग्रुप ने भी शुरू किया है। अब सबके दिमाग में ये आ गया है कि अगर हमको कॉस्ट को मेंटेन करना है तो हमारा वेस्ट को कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। तो हर एक जगह देखिएगा जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहने का मतलब हुआ कि एक जगह जो स्टील बनना है तो स्टील का हम पावर भी वहाँ से बनाएंगे, और जो स्टील का वेस्ट से सीमेंट भी वहीं बनाएंगे, और हम फिर इस पावर और सीमेंट और स्टील, ये तीनों से जो वेस्ट बनेगा, तो जो ब्रिक बनाना है या कुछ ऐसा बनाना है तो उसको भी बनाएंगे। लेकिन वो टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। अभी जो डायरेक्ट हम लोग ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी है, उस ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे हम लोग को DRI में फिर से जाना पड़ेगा, और वो जो भी हाइड्रोजन बेस्ड या कोल गैस बेस्ड उस टेक्नोलॉजी को हमको अपनाना पड़ेगा, और जिस दिशा में भारत भी शुरू हो चुका है, अब उसको गति देने की जरूरत है। सर, उसमें एक लास्ट छोटा सा सवाल कि आप जैसे बताए तो उसमें पॉल्यूशन वगैरह का भी तो ये आएगा, क्योंकि पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वातावरण को पॉल्यूटेड हम ना करें। तो क्या जो आप पद्धति बता रहे हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतना वेल ऑफ हैं कि जो पॉल्यूशन कम होगा? जो हाइड्रोजन से रेडिएशन का है उसमें तो जो Fe2O3 है वो, या Fe3O4 है, वो Fe में बदलता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाष्प बनाता है, H2O बनाता है, जो हमारे लिए पॉल्यूटेंट नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। लेकिन उसमें उसको बहुत फाइन करना पड़ता है, जिसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो हमको भारत के जो रिसोर्स हैं उसके अनुसार से सोचना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का जो एटॉमिक एनर्जी का रिसोर्स दूसरे के पास है वो हमारे पास उतना नहीं है। हमारे पास कोयला का भंडार पूर्ण मात्रा में है, हमारे पास लोहा का संपूर्ण मात्रा में भंडार है। इसलिए केवल हाइड्रोजन पर हम नहीं सोच करके हमको कोयला का भी उपयोग सोचना पड़ेगा। कोयला का अगर हम गैस बना करके, कोल गैस बोलते हैं उसको, गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, उससे जो रिडक्शन होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन वो होता है, लेकिन वो कम होता है। अच्छा, मतलब पॉल्यूशन का भी ध्यान रखा जाता है। आप माने उसमें पॉल्यूशन कम होगा जी, पॉल्यूशन उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से आजकल जाना जा रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब होगा एनर्जी के लिए जो कोयला उपयोग कर रहे हैं, एनर्जी के लिए हम दूसरे चीज़ों का उपयोग करें। अच्छा, जैसे सोलर एनर्जी का उपयोग है, एटॉमिक एनर्जी का उपयोग है, हाइड्रो पावर का
उपयोग है। इस प्रकार से एनर्जी के लिए हम दूसरे चीज़ों को, कोयला छोड़ करके दूसरे चीज़ों का उपयोग करें तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर जा सकते हैं। और पेड़ पौधा लगाना तो मैंडेटरी है, वो कोई भी इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है और कोई भी माइंस को करना पड़ रहा है, यह तो मैंडेटरी है और ज़रूरत भी है, वो करना पड़ेगा। जी जी जी, धन्यवाद सर। सर अब मैं रीना जी से बात करना चाह रहा हूँ। मैडम, बहुत बड़ी व्यापक पैमाने पे आपका वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किए, बहुत बाहर से डेलीगेट्स भी आए थे, दूर दूर से काफ़ी। तो क्या कहना चाहेंगे उसमें आप, क्या क्या हुआ और उसका क्या शेड्यूल रहा और कितनी सफलता आपको मिली उसमें? देखिए, ये एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक था जिस पे हर जगह पे ये न्यू टॉपिक पे काम हो रहा है, एडवांसमेंट के इन जो आप देख रहे हैं, एडवांसमेंट इन मिनरल्स बेनिफिशिएशन। सो हमारा टारगेट था कोल एंड आयरन के ऊपर में काम करना है। इस दो में हम लोगों ने सक्सेस इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि जो हमारा कोर्स कंटेंट था उसको हम लोगों ने बखूबी ही किया है, जिसमें जो फीडबैक सेशन से हम लोगों को पता चला है कि अच्छा जो वर्क था वो तो एक तो डिलीवर हुआ, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं उनको अच्छा डिलीवर हुआ, क्योंकि हमारे स्पीकर्स थे कोल एंड आयरन हम लोग मिक्स्ड रखे थे कि सो दैट दोनों पार्ट कवर अप हो जाए। और उनको सपोर्ट देने के लिए, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करवाने के लिए, एक तो हमारा लैब भी सक्षम है, उसके लिए भी हम लोगों ने वर्क किया था और वो लैब पे भी उन्होंने पूरा जाके हैंड्स ऑन अपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। दूसरा है कि हम लोगों ने जो लेबोरेटरी का जो था, लेबोरेटरी एनिमल में उन लोगों को कैरेक्टराइजेशन से आपका मिनरल बेनिफिशिएशन और कैरेक्टराइजेशन दोनों पार्ट, पायलट प्लांट और मेन प्लांट, दोनों जगह पे वो कवर अप हो गया। तो एक सबसे अच्छा बात हुआ कि कोल एंड आयरन दोनों पार्ट हम लोग लेबोरेटरी पर्पस में कवर अप किए, जो स्टूडेंट यूजी लेवल, पीजी लेवल या इंडस्ट्री लेवल के लिए बहुत ज़रूरी था, वो पार्ट हमारा वहाँ कवर अप हो गया। दूसरा था, हमें माइंस बताना था कि हम माइंस कैसे वर्क करता है, हम लोग वहाँ से कैसे तोड़ते हैं, कैसे क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे जो यूजी लेवल के अंडर ग्रेजुएट लेवल है, उन लोगों ने वहाँ पर माइंस में, क्योंकि हमारा माइंस का एक दिन का विजिट था, तो माइंस पे उन्होंने वो पार्ट कवर किया। एंड हम लोग साथ में ही उनका बेनिफिशिएशन पार्ट के लिए भी हम लोगों ने तो रामदीप मिल्स को लेके गया था, जहाँ आप देखेंगे कि यूरेनियम के हर स्टेप्स का प्रोसेस को वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो इससे पार्टिसिपेंट बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और मुझे लगता है हम लोग सक्सेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारा चैलेंज था, इतने लोगों का, 50 लोगों को लेके जाना, तो दोनों पार्ट हमारे कवर अप हुआ है इस सेशन में। मैडम, ये 50 लोग जो यूरेनियम के बेस को समझे, यूरेनियम को कैसे तोड़ा जाता है, किस तरह से उससे एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, या और बहुत यूटिलाइजेशन है यूरेनियम का, और हमारे पास, हम गौरवान्वित हैं कि इसका भंडार हमारे पास है और आप उससे रिच हैं। तो जो स्टूडेंट्स लोग उस पर काम कर रहे हैं या जो जिनको विजिट आपने करवाया है, तो क्या आपके विजिट में वो चीज़ बात सामने आई कि यूरेनियम के यूटिलाइजेशन में सेफ्टी या यूरेनियम के यूटिलाइजेशन में और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, हम उसके ऊपर नया कोई रिसर्च के ऊपर भी काम करें? क्या वो ऐसा कुछ आप लोगों के मन में आया, बात ध्यान में आई? देखिए, आज हमारा डिस्कशन का मेन मोटिव था, जब हम यूरेनियम को रेडिएशन वाला पूरा जोन कहते हैं, तो अभी इतना ज़्यादा हम उनसे निकाल चुके हैं यूरेनियम, क्योंकि जो परसेंटेज है उसमें रेडिएशन के इफेक्ट आई थिंक 1.034 के अराउंड 003% के 0.003% के अराउंड रह गया, जिसमें रेडिएशन इफेक्ट कम है। आधा लोग को ये पता ही नहीं था कि इतने कम रेडिएशन में वर्क करना अभी बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, और उस पर काम किया जा रहा है। वो रिसोर्सेज धीरे धीरे घट रहे हैं, बट उसमें जो एक चैलेंज हम लोगों को कल ही 3 रिसर्च के आइडिया जब विजिट करने से वहाँ के पार्टिसिपेंट ने बताया कि एमएन का जो यूटिलाइज है और निकाला जा सकता है, हम लोग उसको एक्सट्रैक्शन ही बोलेंगे। एमएन जो हमारे आउटपुट में, यूरेनियम के आउटपुट में एमएन का भी एक पार्ट रहता है, वहाँ पर वो आ जा रहा है, तो उसको कैसे हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरा था जो उनका जो डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड में और क्या हम लोग वर्क कर सकते हैं कि वो और कुछ दिनों तक रन कर पाए, जो हमारा कुछ टाइम कॉन्स्टेंट हो जा रहा है क्योंकि उसका डिपोजिशन इतना हाई है। ये 2-3 एरिया जो है, लड़के लोग वहाँ पर बहुत एक्साइटेड हुए कि ये रिसर्च का एरिया है। थोड़ा लिमिटेशन है कि रेडिएशन का इफेक्ट से डरते हैं, उनमें थोड़ा सा हमारा गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए होता है उसमें वर्क करने के लिए, बट इस लिमिटेशन के बाद भी आपको वहाँ पर रिसर्च एरिया मिल रहा है जो आपके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और आपका रिसर्च का एक नया
पेटेंट आप करवा सकते हैं। तो इस एरिया में जो रिसर्च वाले थे वो बहुत एक्साइटेड हुए। तो ये माइंस का विजिट हमारा सक्सेसफुल हुआ। ये मैम बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट खास करके अगर हम बात करें क्या सर, तो वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ास करके अगर एटॉमिक वेस्ट हो और उसका हम लोग अगर कह रहे हैं कि उसकी डंपिंग और उसका रिसाइकलिंग और किस तरह से हम लोग उसको मतलब ये करें, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी दुनिया अपने आप में इस पर बहुत बड़ा रिसर्च कर रही है, क्योंकि हम इंडिया या डेवलपिंग किसी कंट्री को डंपिंग यार्ड ना बनाए। जैसे अपने वेस्ट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुआ सर या कोई भी और वेस्ट है, तो उसको क्या करते हैं कि ला करके शिप से और उस कंट्री को माने उसमें डंप कर जाते हैं। तो ये विकसित देश जो कर रहे हैं, इसके पीछे अब हम लोगों का एक बहुत बड़ा ध्यान है। जो आप जैसे रिसर्चर्स और आप जैसे लोग प्रोफेसर्स और डॉक्टर माने डॉक्टरेट डिग्री लिए हुए जो लोग हैं, जो इसके ऊपर तवज्जो रखते हैं कि हम लोग वो वेस्ट का डंप यार्ड ना बने, हम खुद ही ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर लें जिससे कि उसमें हमारे बच्चे आगे चल के उस कंट्री को भी दिशा निर्देश दे सकें कि आप किसी कंट्री को डंप यार्ड नहीं बनाएं और आप जो है उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे टेक्नोलॉजी से। तो बहुत बड़ी वो माने हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात रही है कि ये काम हुआ है। दूसरा मैम कि जो यंग जनरेशन्स थे, आप लोगों के साथ हम लोगों ने देखा कि बड़ा घुल मिल करके और बड़ा ही पार्टिसिपेशन में एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे थे। और आप जानी भी इसलिए जाती हैं क्योंकि आप पब्लिक गवर्निंग मतलब एक समझिए कि पब्लिक ड्रिवन आप माने प्रोफेसर हैं। तो माने समझिए कि स्टूडेंट सेंट्रिक काम करती हैं आप, स्टूडेंट को ध्यान में रख के सारा प्लान करती हैं आप, इसलिए आप जानी जाती हैं पूरे शहर में और पूरे राज्य में भी, और इंस्टीट्यूट में तो है ही हैं। तो आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स जितने सब थे, क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके का कार्यक्रम और भी आयोजित किया जाता रहे और जिसमें आप जैसे लोग जो विद्वान हैं, जिसके अंदर इतने हज़ारों आइडियाज़ हैं जो हमारे कंट्री और हमारे राज्य के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सकेगी, तो उसमें क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये मेरा सेकंड आपका वर्कशॉप था। फर्स्ट मैंने 2019 में ही इसके स्टार्ट कर चुके हैं, बट ये कोरोना कॉन्स्टेंट के चलते हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये हमारा फोर्थ प्रोग्राम था और इसमें हम लोग काफ़ी आगे तक कर लिए और ये फैक्ट है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें इतने ऑप्शंस है कोल और आयरन पे। और ये झारखंड, सबसे पहले झारखंड है, झारखंड में मिनरल है और मिनरल बेनिफिशिएशन पे अगर हम वर्कशॉप नहीं करवाएं तो ये हमारे लिए क्या एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको मिनरल बेनिफिशिएशन को और भी तरीके से, जैसे अभी आयरन एंड कोल पे हम लोग बेस्ड किए हैं, बट बहुत सारे मिनरल्स हैं लाइक हमारा जो झारखंड है यूरेनियम माइंस है, वहाँ पर आप बॉक्साइट की बात करते हैं, सारे रिसोर्सेज हमारे झारखंड में है। तो हम किसी भी एक पार्ट को करें, उस इंडस्ट्री से टाई अप करके हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च एरिया पर्टिकुलर जो रिसर्च कर रहे हैं लाइक आयरन एंड कोल में जो कर रहे हैं वो आयरन एंड कोल के लिए आप फ़ायदा उठा रहे हैं, बट जो अदर नॉन फेरस है उनके लिए, क्योंकि विदाउट नॉन फेरस का नॉलेज लिए आप आगे स्टील को भी डेवलप नहीं कर सकते, स्टील में अलॉइंग नहीं कर सकते हैं। तो हम इस तरह के ये जो आज सक्सेस आज मुझे मिली है आयरन एंड कोल पे, इस पे नो डाउट मैं आगे बढ़ाऊंगी। बट मेरा एक और प्लान है कि जैसे मैं एक जून मंथ में 2 और 3 जून को मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ जो मटेरियल बेस्ड है। आप कोई भी मेटलर्जी को पढ़ेंगे, मेटलर्जी का काम है एक्सट्रैक्शन करना। तो एक्सट्रैक्शन पहले हम मटेरियल्स का बेनिफिशिएशन करेंगे, जो मैंने इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग दे दिया। वर्कशॉप 5 डेज़ में पूरा ये ट्रेनिंग हो गया। अब हम मटेरियल्स की तरफ जा रहे हैं, जिसका मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 और 3 जून को किया हुआ है। तो हम ऑलरेडी इस पे आगे अग्रसित है, ऐसा नहीं है कि और मैं रुकूंगी नहीं। हमारा टीम, क्योंकि सेम टीम हम 4-5 कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप करवा चुके हैं, तो ये टीम अब रुकने वाली नहीं है और ये प्लान आते ही रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड में मेटलर्जी का NIT हम मेटलर्जी की कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वर्क हम एज पर रिक्वायरमेंट हम वो उस तरह से प्लान चेंज करेंगे और ये आगे करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैम ने बताया कि हमने शुरू कर दिया है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ी एक हमारी माने उपलब्धता है NIT की, और जैसे कहा कि हमने शुरू कर दिया है, बिल्कुल मैम जैसा अगर कैप्टन रहे और जिस तरह से ये विभाग में ऐसे प्रोफेसर्स और ऐसे हमारे देश के शिक्षक रहें, तो शिक्षा भी उसी एटॉमिक एनर्जी से आगे बढ़ती है। 1:3, 3:3 मतलब वो बढ़ता ही चला जाएगा, 1 से 3, 3 से 9, 9 से फिर इस तरह एटॉमिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये एटॉमिक रिएक्शन जो किया गया है स्टूडेंट्स के बीच में, खासकर उनको बताया गया, समझाया गया, बहुत सारी चीज़ें उनको मौका दिए गए, शायद ये जानने में
बहुत बाहर के भी यूनिवर्सिटीज़, और हम तो कहेंगे कि इंडिया से बाहर के भी यूनिवर्सिटीज़ को सोचना पड़ेगा कि हमारी एनआईटी और हमारे प्रोफेसर्स और हमारे विभागाध्यक्ष और बाकी सभी लोग जुड़े हुए जितने हमारे इस सिस्टम से थे, वो सब लोगों ने वो चीज़ प्रोवाइड किया है जो एक बेंचमार्क है, खास करके कोल और आयरन में जो हुआ है। और यूरेनियम भी उसका एक पार्ट बना जो कि एक इनोवेशन के लिए रखा गया था, और उसमें उसके वेस्ट मैनेजमेंट और उसके वेस्ट डंपिंग पे जो हमारे बच्चों के लिए एक रिसर्च का विषय भी बन रहा है। तो ये एक अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी बात होगी अगर हमने इसको शुरुआत कर दी। सर, जो मैम ने बताया, बहुत बड़ी जानकारी इन्होंने दी कि यूरेनियम के ऊपर, वेस्ट के ऊपर भी काम करने का हम लोगों को एक अवसर मिल रहा है, और इस अवसर को हम लोग विश्व पर्यंत उसको भुना सकते हैं, मतलब उसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप दुनिया को वेस्ट डंपिंग यार्ड बना रहे हो, हम वेस्ट फ्री दुनिया को बनाएंगे। तो ये इतना बड़ा मुहिम सर आपके कप्तान रहने पर ये सब हो रहा है। और रीना मैडम ने जो कहा कि हमारी टीम तो शुरुआत कर चुकी है, और जो हमारे 50, 60, 70 बच्चे जो अंदर इंजीनियर बैठे थे, कोई पीएचडी कर रहा था, कोई 3rd ईयर में था, कोई 4th ईयर में था, कोई 5th ईयर में था, तो ये सारे बच्चे जो है रिसर्च में जो आपके साथ काम कर रहे हैं, यही कल्चर के वैज्ञानिक बनेंगे, यही रिसर्चर बनेंगे, यही प्रोफेसर बनेंगे, यही आपके बड़े से बड़े संयंत्र में काम करने वाले CEO बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि आपने तो बटन दबा दिया है और इसका काम शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे आप? आपके मन में क्या भाव आ रहा है, क्योंकि मैं बड़ी गंभीरता देख रहा हूँ आपके चेहरे पे। देखिए, अभी हम लोग जब पढ़ते थे जी उस समय में जो भी पढ़े हम लोग, जी, आज स्टूडेंट्स को वो इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब में, बाकी सब चीज़ों में, सोशल मीडिया में वो अवेलेबल है। दुनिया का किसी भी प्रोफेसर का लेक्चर उसमें अवेलेबल है, इसलिए उसके लिए उसको अपना ये डिजिटल मीडिया से वो सीख सकता है। जी जी, लेकिन उसके बाद की जो बात आती है कि उनके मन में अगर इंटरेस्ट आएगा तब वो आगे एक खोजी। तो हम लोगों ने यही प्रयास किया है इस वर्कशॉप के माध्यम से, या आगे जो टेक्निका होगा या AMPT होगा जून में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हम ये चाहते हैं कि जो यंग माइंड हैं उसके मन में एक क्वेश्चन पैदा हो कि भाई ये हमको क्यों करना, और ये करना है, ये इच्छा पैदा हो, तो बाकी रास्ता वो ढूंढता है। जैसे यूरेनियम माइंस गए, वहाँ पर उन लोगों ने बातचीत करने के क्रम में समझ में आया कि एक टेलिंग पॉन्ड का समस्या जो हर जगह है कि टेलिंग पॉन्ड अगर भर करना पड़ेगा माइंस को, जबकि स्ट्रेटेजिक मिनरल होने के कारण 0.003% इतना कम कंसंट्रेशन में भी हम उसको निकाल रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, भारत सरकार उसको कर रही है। तो रेडिएशन का मात्रा उसको बहुत कम है, जो बहुत हानिकारक नहीं है। जितना वहाँ रेडिएशन है उतनी जमशेदपुर में रेडिएशन है। लेकिन एक गलत धारणा बैठी हुई है कि जादूगोड़ा है, नरवा है, इसका मतलब बहुत रेडिएशन है और तरह तरह से ये नहीं होना चाहिए, वो आंदोलन होते हैं। तो एक जागरूकता, और टेलिंग पॉन्ड में जैसे अभी हम लोग वहाँ से येलो केक के अलावा जो यूरेनियम वास्तव में यहाँ बनता नहीं, वो तो हैदराबाद बनता है और रखा जाता है मुंबई में, BRC में। लेकिन येलो केक जो बनता है उसके साथ में मैग्नेटाइट निकालते हैं, जो हम निकाल रहे हैं, जो कोल वाशरीज आदि में काम हो जाता है। लेकिन उसमें मैग्नीज है वो नहीं निकाल पा रहे हम। तो ऐसा और भी है, जैसे कॉपर जब निकालते हैं तो गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, मोलिब्डेनम निकलता है, उस प्रकार की जो है सभी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन उसको भी निकालने की ज़रूरत है। तो एक रिसर्च का बड़ा एरिया है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है कि टेलिंग पॉन्ड को लेकर के, मेटलर्जिस्ट के लिए है कि उस टेलिंग पॉन्ड में जो निकल चुका उसके बाद जो मैग्नीज बचा हुआ है 33% करीब, और उसको कैसे निकाला जाए, या फिर जो रेडिएशन को लेकर के अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोग उसको अछूत के जैसा बना दिए हैं, तो उसमें एक अवेयरनेस आए ताकि आसानी से उस टेलिंग पॉड में जो जमा है उसका उपयोग दूसरे चीज़ों में हो सके। तो बिल्कुल, बहुत सुंदर बात सर। सर, एक आपके बताए हुए बातों से एक मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है। जिज्ञासा ये कि गोल्ड की भी हमारे पास हमारे पास भंडार है झारखंड के अंदर। हम लोग इतना भारत देश के प्रति समझिए कि एक अगर बात सोचें तो इसमें गोल्ड बड़ी महत्वपूर्ण एक मेटल है, और इसको इंटरनेशनल मुद्रा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अगर कोई है तो वो गोल्ड ही है। तो उसमें सर क्या लगता है कि क्या अपना विभाग में कभी ऐसा कुछ रिसर्च आया, क्योंकि आप उसी विभाग से संबंधित हैं, कि गोल्ड और गोल्ड की माइनिंग से संबंधित झारखंड हमारा कितना प्रचुरता रखता है, कितना इफिशियंसी रखता है?
नहीं, हमारे विभाग पर उस पर कोई भी काम नहीं चल रहा है, लेकिन बहरागोड़ा से लेकर के मनोहरपुर तक ये जो बेल्ट है उसको हम लोग सीयर जोन बोलते हैं जियोलॉजी में। जी सीयर जोन क्या होता है? फॉल्ट, मतलब पत्थर वहाँ घसका और दरार आ गया। जी 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 उसी दरार में बहुत पहले मिनरल सॉल्यूशंस हुए, जी जी जिसमें मैग्नेटाइट का मिनरल आया, यूरेनियम आया, गोल्ड आया, मोलिब्डेनम आया, तो कई सारे मिनरल का फ्लो हुआ और जो इस एरिया में मिलते हैं। जी तो अब जैसे अगर हम बहरागोड़ा की तरफ से शुरू करें तो जैसे जैसे हम जादूगोड़ा आते हैं, पाथरडी आते हैं, या तुरामडी आते हैं, या फिर इधर वागजाता आते हैं, तो हमारा यूरेनियम धीरे धीरे ऊपर में मिलते मिलते वागजाता में आकर के सरफेस पे मिलने लगता है। उसी तरह से उधर कॉपर, मूसाबानी तरफ कॉपर ज़्यादा है, इधर यूरेनियम ज़्यादा है, लेकिन पूरे बेल्ट में कॉपर भी है, यूरेनियम भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, मैग्नेटाइट भी है, ऐसे कई मिनरल्स हैं। तो कॉपर माइंस में जैसे निकल रहा था, अब तो बहुत उसका भी कंसंट्रेशन लो हो जाने के कारण वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन यूरेनियम मजबूरी है हमारा निकालना, इसलिए खर्चा अधिक होने पर भी निकाल पा रहे हैं। आज 315 मीटर तक हम लोग गहराई तक गए हैं नरवा में। जादूगोड़ा में 1 किलोमीटर नीचे तक गए हैं, 1000 मीटर नीचे तक। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी है ऐसा, इसीलिए हम उसको कर पा रहे हैं और हमारी सरकार कर पा रही है। तो निश्चित रूप से गोल्ड के सेक्टर में सर क्या कुछ ऐसा है? गोल्ड के सेक्टर में उसी मिनरल जोन में जब हम देखेंगे, इधर सोना हाथू है, कुंदरू कोचा है, सब में गोल्ड है। और पुराने जो गोल्ड माइंस थे कुचाई की तरफ मिलते हैं, जो कि सबसे पहले गोल्ड माइंस वहाँ था, जो अब बंद है। तो सरकार ने उसको जीएसआई निकाल करके रखी है, सरकार ने उसको ये कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया। और अब वो क्योंकि ओपन माइंड से सरकार कर रही है, तो इसलिए बहुत जल्दी उसका टेंडर आदि भी आएगा। तो अलग अलग लोग उसका मतलब उसका भी रिसोर्स हमारे पास है हम कल झारखंड में। भविष्य में उसको यूटिलाइज हाँ, झारखंड में है। और आपका विभाग उसको देखेगा, उस पर रिसर्च करेगा, है ना? हाँ, अभी उसका कोई ये नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो लोग हैं वो करेंगे, संभावना तो है। संभावना है। सर, इस तरीके का जो इंटरनेशनल आयोजन होने जा रहा है, अब आखिरी सवाल है कि उसमें सर क्या तैयारी है और उसमें आपके पास क्या चैलेंजेज हैं, और उसमें आप सरकार से या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे या इंडस्ट्रियलिस्ट से क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हम लोगों ने किया, आयरन और कोल पर कंसंट्रेट किया, ये मिनरल प्रोसेसिंग पर था जी और वो मटेरियल प्रोसेसिंग पर है। जी कोई भी चीज़ का आधार मिनरल होता है, मतलब मिनरल से ही हम मेटल बनाते हैं, और उस मेटल से चाहे वो हमको इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाना हो, एल्युमिनियम का कुछ करना हो, या स्मार्ट मटेरियल बनाना हो, कंपोजिट मटेरियल बनाना हो, शुरुआत मिनरल से होता है। इसलिए हम लोगों ने मिनरल से शुरू किया। अब उसका एलॉय होता है, उसका डिफरेंट मटेरियल होता है, मटेरियल में कंपोजिट मटेरियल आ जाते हैं, सिरेमिक मटेरियल आ जाते हैं, ऐसे अलग अलग मटेरियल आ जाते हैं। तो AMPT जो है वो मटेरियल पर है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर। तो उसका बहुत वाइड रेंज है और वर्ल्ड लेवल से हम उसको एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे, स्टूडेंट्स को भी और इंडस्ट्री वाले को भी इनवाइट करेंगे। हम चाहते हैं कि उसमें एग्जीबिशन भी एक हमारा रहेगा। तो निश्चित रूप से आसपास के लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो, एक जागृति आए कि हमको किस फील्ड में काम करना है, क्या करना है। तो इंडस्ट्री से भी चाहेंगे कि उस पर सपोर्ट करें, और बाकी यूनिवर्सिटी वाले से भी चाहेंगे कि उस पर पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को भेजें, तो जिससे अधिक से अधिक उससे लाभ हो। यही मेरी आग्रह है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ANIT जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर ने जो काम कर दिए हैं, वो बड़े बड़े IIT को भी सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने वहाँ से स्टूडेंट्स को प्लग करके और नर्चरिंग शुरू कर दिया है, उनको एक विधा देने की शुरुआत कर दी है, जिससे कल वो इंजीनियर बनते ही अपने विभाग में अच्छा रिसर्चर बन सकेंगे, एक और अच्छे वैज्ञानिक बन सकेंगे, शोधकर्ता बन सकेंगे और अपने कंट्री का एसेट बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि मटेरियल और बाकी जो हमारे मिनरल्स, ये तो हमारे पूरे देश और पूरी व्यवस्था को बनाते ही हैं। पूरे आपके डेवलपमेंट के पीछे ये रीढ़ की हड्डी है, मान के चलिए, बैकबोन जिसको हम बोलते हैं कि आपके लिए ये बहुत बड़ी रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM जिसको हम बोलते हैं, कि अगर हमारे वही इंजीनियर्स इन जैसे 2 महानुभावों के द्वारा इस तरीके से उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया गया है और नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में उनको एक एक चीज़ बताने की शुरुआत कर दी गई है, तो आने वाले दिनों में NIT जमशेदपुर और झारखंड भारत का वो एक सेंटर बनने जा रहा है
कि जो कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे और यहाँ पर ये सब किए हुए रिसर्च और किए हुए काम पर अपना शोध करेंगे और पूरी दुनिया को एक बढ़िया, एक सुव्यवस्थित और एक शांति प्रिय और डेवलप दुनिया बनाएंगे।